जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईपीएल चल रहा है, लेकिन अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो मैं जानता हूं कि आपको भी इसी चीज का इंतजार था जो आज निकलकर सामने आई है, और वो है इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली इंडियन क्रिकेट टीम क्या होने वाली है। बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस थे, और खासकर कि भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद अगर सबसे बड़ा सवाल कोई था तो वो ये था कि अब इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन कौन होगा। केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल, इन कुछ नामों के ऊपर लगातार बातचीत चल रही थी, और अब फाइनली जो है हमारे सामने टीम निकल कर आ गई है, और टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है। कई नाम इस टीम को लेकर चर्चा में भी आ गए हैं, चाहे आप शुभमन गिल की बात कर लें, ऋषभ पंत की बात कर लें, जडेजा की बात कर लें, केएल राहुल की बात कर लें। इन सब नामों को लेकर काफ़ी सारी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब फाइनली हमारे सामने टीम आ चुकी है, जिसमें कि शुभमन गिल को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है, एंड सरप्राइजिंगली बट नॉट सरप्राइजिंगली ऋषभ पंत को यहां पर वाइस कैप्टन बनाया गया है। सिलेक्टर्स ने गिल को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानकर कप्तान चुना है, क्योंकि पंत काफी हद तक इनकंसिस्टेंट है और बुमराह हर टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। ये बात अजीत आगरकर ने क्लियर कर दी। अजीत आगरकर का कहना है कि अगर बुमराह हमको कुल जमा 3 मैचेस भी दे देते हैं इस सीरीज में तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी, और सबसे बड़ी बात, बुमराह को फिट रखना इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बुमराह अगर टीम में नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी ही टीम के लिए क्रिएट होंगी। तो जो टीम जो आई है सामने वो ऐसी है कि शुभमन गिल, ऋषभ पंत तो हैं, इसके अलावा यशस्वी जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, साई सुदर्शन को यहाँ पर मौका दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा खेले हैं, प्लस आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका मिला है, कोलकाता के लिए इन्होंने बहुत, वेस्ट बंगाल के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे रन्स बनाए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टाइम पर भी इनके नाम पर बात चल रही थी, पर तब चीज़ें हो नहीं पाई थी, लेकिन यहाँ पर फाइनली उनको मौका मिला है। करुण नायर की वापसी हुई है। 2022 में इन्होंने कहा था कि भैया क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस, और यहाँ पर अब उनको चांस मिल गया है। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी जगह बचाई है, जडेजा ने जगह बचाई है, ध्रुव जुरैल भी यहाँ पर एज अ विकेट कीपर टीम में इंक्लूड किए गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर आए हैं, शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है। बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव भी यहाँ पर टीम है। पेस बैटरी टीम की काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। आप शार्दुल ठाकुर को भी अगर देखें तो वो एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर ही माने जाते हैं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह हैं, फिर मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, आकाशदीप हैं, अर्शदीप हैं, मतलब 6 तो कुल फास्ट बॉलर्स को ही टीम लेकर जा रही है। तो यहाँ पर एक अच्छी टीम चुनने की कोशिश जो है हमारे सिलेक्टर्स ने करी है। अब ये टीम कितनी अच्छी निकलती है, देखिए ये तो तभी पता चल पाएगा जब टीम वहाँ पर जाकर खेलेगी। अगर मैं यहाँ पर एक प्रोबेबल 11 को आपसे डिस्कस करूँ तो जो सिंपल तौर पर जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसमें पता चल रहा है कि भैया जायसवाल और केएल राहुल ये दो ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा साई सुदर्शन नंबर 3 पर आएंगे, एंड नंबर 4 पर जहां पर कि विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली खेला करते थे, वहां पर अब शुभमन गिल को मौका मिलेगा। इसके बाद 5वें नंबर पर करुण नायर को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6वें नंबर पर आप ऋषभ पंत को एक्सपेक्ट कर सकते हैं विकेट कीपर के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर। 7वें पर आप रविंद्र जडेजा को रख सकते हैं एक ऑलराउंडर के तौर पर, एंड देन नीतीश कुमार रेड्डी एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर आपके साथ रहेंगे। फिर बुमराह है, फिर सिराज है, एंड देन प्रसिद्ध कृष्णा है। अगर मैं यहाँ पर एक स्पिनर के तौर पर बॉलर की बात करूं तो सिर्फ यहाँ पर रविंद्र जडेजा के ऊपर ही पूरा दारोमदार रहेगा, लेकिन ये एक प्रोबेबल 11 है जो बस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ मोटो नहीं। सो सबसे खास बात जो यहाँ पर है वो है सुदर्शन और अर्शदीप सिंह की यहाँ पर एंट्री। दरअसल टीम में सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एंट्री हुई है। दोनों ही खिलाड़ी पहली बार टेस्ट टीम में चुने गए। सुदर्शन और अर्शदीप दोनों इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं अगर मैं करण और शार्दुल ठाकुर की बात करूं तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज करुण नायर और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की भी टीम में वापसी हुई। करुण ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 8 साल पहले मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उसके बाद ही वो टीम से बाहर हो गए थे, जबकि शार्दुल ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेला था। शार्दुल ठाकुर को वैसे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसीलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि टीम को पेस बॉलर चाहिए। वहीं ऋषभ पंत की उपकप्तानी की बात करें तो ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया गया है। हालिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जसप्रीत बुमराह टीम के वाइस कैप्टन थे, और उन्होंने उस दौरे पर 2 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी भी करी थी, लेकिन उन्हें अब इस रोल से मुक्त कर दिया गया। एक बात चल रही थी कि नहीं, बुमराह को बनाया जाएगा, बट जो वर्कलोड है बुमराह के ऊपर उसको मैनेज करने के लिए, प्लस जितने ज़्यादा इंजरी प्रोन वो हैं उसको देखते हुए जो सिलेक्टर्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गए।
वहीं बात सरफराज की भी करनी पड़ेगी क्योंकि बंदे ने बहुत वेट रिड्यूस किया। अभी हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। और ऑस्ट्रेलिया दौर पर टीम का एक खास हिस्सा रहे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन सरफराज खान को भी यहाँ पर जगह नहीं मिली, उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। करुण नायर को कहीं ना कहीं सरफराज खान के ऊपर तवज्जो मिली है। चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने साफ तौर पर कहा है कि यह फैसला टीम मैनेजमेंट का था और ये हमेशा किसी के लिए अनुचित तो होता ही है, लेकिन आपको ऑप्शंस देखने ही पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप चाहे किसी भी सिनेरियो में बात कर लें, बट करुण नायर की जो टेक्निक है कहीं ना कहीं वो सरफराज से थोड़ी बेहतर है। अब रन कौन कितने ज़्यादा बनाता है ये एक डिस्कशन की बात हो सकती है, बट इंग्लैंड में जिस तरह की टेक्निक आपको चाहिए, पॉसिबिलिटी है कि करुण शायद ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा शमी की जो वापसी है वो सबसे बड़ी शॉकिंग अपडेट रहेगी, वो टल गई है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया है। इनके बारे में बातचीत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पूरे टाइम चलती रही थी कि भैया उनको टीम में क्यों नहीं लिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शमी टेस्ट टीम में वापसी कर सकते थे, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है और इसी कारण उनको स्क्वाड में जगह नहीं मिली। अजीत आगरकर के मुताबिक मेडिकल टीम ने उन्हें बताया कि शमी फिलहाल फिट नहीं है। वहीं इन सब चीज़ों के बीच में एक बात और बहुत ज़्यादा चल रही थी कि भैया केएल राहुल और जडेजा को कप्तानी के लिए कंसिडर किया गया, लेकिन दोनों शॉर्ट टर्म ऑप्शंस ही माने गए। केएल राहुल ठीक है, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बट हमें मानना पड़ेगा कि वो बहुत लंबे समय तक टीम के कप्तान नहीं रह सकते। और जडेजा की कप्तानी का नमूना हम लोगों ने आईपीएल में देखा था कि किस तरीके से वो काफ़ी हद तक स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे, और वहीं से फिर ये डिसीजन लिया गया कि यार चीज़ें वैसी शायद नहीं चल पाएंगी। कई लोगों ने गिल की टेस्ट फॉर्म को लेकर भी सवाल उठाए क्योंकि उनका टेस्ट एवरेज काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो गिल के हक में जाती है वो ये कि उनका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, काम है, और कहीं ना कहीं उनकी जो बैटिंग है वो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा साउंड है। श्रेयस अय्यर को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं कि श्रेयस अय्यर को आखिर कैसे टीम से बाहर होना पड़ गया है। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आया है, वो भी तब जब उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जगह नहीं मिली। लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर जो एक बड़ा कारण निकल कर सामने आ रहा है, वो बड़ा कारण ये है कि श्रेयस अय्यर की जो बैटिंग है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट बॉल के सामने काफ़ी स्ट्रगल करती है, और यही कारण है कि उनको टीम में जगह नहीं दी गई। श्रेयस अय्यर ने हालांकि शॉर्ट बॉल को लेकर काफ़ी काम किया है, बट द थिंग इज़ कि इंग्लैंड में चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाती हैं, और उन चीज़ों को टैकल करने के लिए सिलेक्टर्स का मानना है कि उनकी टेक्निक शायद भरपूर नहीं। सिलेक्टर्स का कहना है कि मतलब हम उनके लिए जगह नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ये बात भी हम सिलेक्टर्स के लिए जानते हैं कि जब उनको किसी को खिलाना होता है तो कहीं ना कहीं वो जगह बना ही लेते हैं। सरफराज खान के बारे में मैंने आपको बताया, बंदे को उसका भी बहुत लगा था, श्रेयस अय्यर के साथ साथ सरफराज का भी लगा था कि आखिर फिर इसके साथ क्या ही होगा। मतलब सरफराज को अब क्या ये मान लिया गया है कि वो सिर्फ इंडियन कंडीशंस का ही खिलाड़ी है, इसीलिए इंग्लैंड दौरे के लिए शायद उसको नहीं लिया गया। ऋतुराज गायकवाड़ के नाम को लेकर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ कि भैया काफ़ी समय से इस बंदे को इग्नोर किया जा रहा है, और इसको लेकर भी कारण अनक्लियर है। हालांकि अभी आईपीएल के बीच में बंदे को हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है एल्बो में, अगर वो कारण है तो यकीन मानिए फिर तो ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में क्या बोलूँ। अर्शदीप को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, लेफ्ट आर्म पेसर है, और ये एक अच्छी खबर है क्योंकि अर्शदीप काफ़ी स्किलफुल बॉलर है और दिमाग से गेंदबाजी करते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं कि आवेश में आकर कुछ भी बॉल डाल देंगे। शार्दुल को भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के कारण ही उनकी जगह इस टीम में बन पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर करुण नायर का कमबैक, जो कि डोमेस्टिक लेवल पर लगातार अच्छा खेल रहे थे। उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल मैसेज भी है कि आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस दिन आपके दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी दस्तक दे देगी, और आप उस समय ये नहीं कह सकते कि यार अभी मैं तैयार हो रहा हूँ। आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक ऐसे अभिमन्यु ईश्वरन के साथ भी है, उनको भी स्क्वाड में मौका मिला है, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक बात की बात है, बट स्टिल ड्रेसिंग रूम शेयर करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। नीतीश कुमार रेड्डी की टी20 फॉर्म सबसे खराब थी, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर उनको फिलहाल के लिए टेस्ट टीम में जगह मिल गई है। कुलदीप यादव एकमात्र स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, बाकी जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर्स के तौर पर यहाँ पर खेलेंगे। देखिए, ये टीम हम ये नहीं कह सकते कि कहीं से कहीं तक भी संतुलित नहीं। टीम में कुल 18 खिलाड़ी चुने गए हैं। रोहित, विराट और अश्विन अब टीम का हिस्सा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े बहुत ही सही, लेकिन कंसर्न्स तो यहाँ पर खड़े होंगे। भाई गिल के साथ जो भी कुछ यहाँ पर चलने वाला है, जिस भी तरीके से टीम उनको सपोर्ट करने वाली है, काफ़ी हद तक चीज़ों को लेकर अभी बातें चलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि गिल के अंडर में इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं। सीरीज 2-2 से ड्रॉ रहेगी, इंडिया जीतेगी, इंग्लैंड जीतेगी, क्योंकि टीम ठीक दिख रही है, लेकिन इंग्लैंड में एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा।
और यकीन मानिए अगर इंग्लैंड में एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ तो इस टीम के ऊपर प्रेशर भी उतनी जल्दी आएगा। क्योंकि जब बात प्रेशर सिचुएशन की आती है ना, तब आपको चाहिए रहते हैं टीम में बड़े खिलाड़ी। बड़े खिलाड़ियों का एक्चुअली में काम ही ये होता है प्रेशर को एब्जॉर्ब करना। और अगर वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे तो obvious सी बात है टीम के ऊपर उसका थोड़ा बहुत तो असर आएगा ही आएगा। विराट कोहली के जाने के बाद में टीम की तरफ से हल्ला कौन बोलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। ऋषभ पंत वो काम नहीं कर पाएंगे, ये बात आप जान लीजिए। और गिल जितने कूल एज ए कुकम्बर हैं, इंग्लैंड में तो और ठंड पड़ेगी। तो देखते हैं वो रोल भी कौन निभाता है, वरना सामने वाली टीम तो आपके ऊपर चढ़ने में बिल्कुल देर नहीं करेगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।